गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम तुम्हें किसी भी यौगिक में उस तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालना सिखाएंगे। इससे पहले जो वर्क आपका हुआ था उसमें मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मोल्स के बारे में बताया था कि मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। जब द्रव्यमान दिया हो उससे मोल निकालना और मोल से द्रव्यमान निकालना, कणों की संख्या से मोलों की संख्या निकालना और मोलों की संख्या से कणों की संख्या निकालना। ठीक है। और हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कोई कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड में हम लोगों को किसी भी पदार्थ की जो मात्रा होती है उस मात्रा को निकालना होता है। ठीक है। मान लो हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। किसी भी कंपाउंड में उस तत्व की जो प्रतिशत मात्रा है उसकी गणना करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो द्रव्यमान प्रतिशत होती है, द्रव्यमान प्रतिशत तो द्रव्यमान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है जो हमारा दिया हुआ यौगिक है, दिया हुआ यौगिक मतलब उस यौगिक में तत्व की मात्रा, वो तत्व की मात्रा कायम हो सकती है, तत्व की मात्रा ग्राम में हो सकती है, या तत्व का द्रव्यमान। तो यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, यौगिक आपका दिया हुआ है, उस यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान के स्थान पर लिख सकते हैं, इसका भार भी हो सकता है, कंपाउंड में कितनी सी मात्रा है, यौगिक का कुल द्रव्यमान, यौगिक का कुल द्रव्यमान या यौगिक का अणुभार, जो हमारे पास यौगिक होगा उसका अणुभार गुणा इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस सूत्र की सहायता से हम लोगों को किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की जो प्रतिशत मात्रा है उस प्रतिशत मात्रा की गणना की जा सकती है। ठीक है। तो अगर हम इसके बेस पर कोई क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, यूरिया में क्वेश्चन क्या है, ये फार्मूला हो गया है। ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला है, इस फार्मूले की सहायता से हम कंपाउंड में तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। अगर हमारे पास मान लो दिया हुआ जो कंपाउंड है वो क्या है, यूरिया है। उसने कहा कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालिए। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए। हमें जो कंपाउंड दिया गया है वो यूरिया दिया गया है और हमें इस यूरिया में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा की गणना करनी है कि इस यूरिया में नाइट्रोजन कितने % है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसे सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम जो यूरिया है, यूरिया का अणुभार निकालेंगे। यूरिया अगर हम देखें तो यूरिया जो आपका है, इस यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH2CO NH2। तो हम यहाँ पे यूरिया का अणुभार निकालेंगे और मैंने आपको बताया था कि अणुभार निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सी बात है। जो एलिमेंट सीक्वेंस में दिए हुए हैं, अणुभार क्या है, किसी भी यौगिक में उपस्थित या किसी भी अणु में उपस्थित समस्त परमाणुओं के अणुभार के योग को हम क्या कहते हैं, उसका
अणुभार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका अणुभार कहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु भार प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है वो 2 ये है, 2 ये है, 4 है। यहाँ इसी प्रकार से नाइट्रोजन की संख्या कितनी है हमारी? 2 है, तो 2 गुणा नाइट्रोजन का परमाणु भार। यहाँ पे जो संख्या है 2 और 2 4, तो हम लिखेंगे 4 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस कार्बन का परमाणु भार और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु भार। अब जो नाइट्रोजन होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इस परमाणु भार को हम सीक्वेंस में लिखेंगे। तो पहला क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन है, तो लिखेंगे 2 गुणा नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है? 14 प्लस 4 इंटू 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस 12 प्लस 16, 14 दूनी 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, 28 4 32, 32 और 12 44, 44 और 16 हमारा कितना हो जाएगा? 44 और 16 हो जाएगा हमारा बेटा 60। तो अगर हम बात करें तो यूरिया का जो अणुभार निकल के आया है वो कितना आया है? 60। अब इस 60 ग्राम यूरिया में, जो 60 ग्राम आपका यूरिया आया है, या 60 ग्राम यूरिया में अमोनिया नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है? तो अगर इसमें नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें, नाइट्रोजन की मात्रा बराबर नाइट्रोजन की मात्रा बराबर कितनी होगी हमारी? 28 ग्राम। अब हमें जो यूरिया दिया हुआ है, इस यूरिया में हमें क्या निकालना है? इस यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। क्या निकालनी है? नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए फार्मूला क्या है? तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू नाइट्रोजन की मात्रा, यौगिक में नाइट्रोजन की मात्रा, यौगिक में N2 की मात्रा बटे यौगिक का अणुभार गुणा 100 बराबर, तो यौगिक में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 28 बटे 60 इंटू 100। इससे हम इसे कैंसिल कर देंगे और 6 चौक 24, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ये हो गया 40, ये हो गया 40। और ये अगर हम बात करें तो 6 छंग 36, वही 4 4 बचता रहेगा, फिर 4 बचा, 6 छंग 36 गुणा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 4.66 गुणा 10 बराबर 46.6%। तो जो आपका यूरिया होता है, इस यूरिया में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है? 46.6। तो मतलब इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट की परसेंटेज की मात्रा की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक अगला सवाल हम करेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास कंपाउंड दूसरा दिया हुआ है, एथिल अल्कोहल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? एथिल अल्कोहल दिया है, और उस एथिल अल्कोहल में प्रत्येक जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है? उस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है कि उस एलिमेंट में या एथिल अल्कोहल में कितनी मात्रा में आपका कार्बन है, कितनी मात्रा में हाइड्रोजन है, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन है। तो हम एक सवाल फिर करते हैं, थोड़ा सा देख लो क्या है। क्वेश्चन हमारा दूसरा दिया हुआ है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसी फार्मूले से होना है, बहुत इजी है, इतना हार्ड ही नहीं है। अगर आप इसे करेंगे प्रैक्टिस में तो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो आपका दिया हुआ है
एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल अर्थात C2H5OH, C2H5OH एथिल अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए। कंपाउंड है, इसमें हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल का अणुभार, ठीक है। C2H5OH का अणुभार, तो C2H5OH का अणुभार निकालने क्या करेंगे? कार्बन का जो होता है वो कितना होता है? 12 होता है, तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन 6 हैं तो 6 × 1 प्लस 16। तो एथिल अल्कोहल का जो अणुभार निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 24 प्लस 6 प्लस 16 बराबर 46। अब इस एथिल अल्कोहल में कार्बन की कितनी मात्रा है? अगर हम कार्बन की मात्रा की बात करें तो C2H5OH में कार्बन की मात्रा बराबर कितनी हो जाएगी? 24। मतलब 46 ग्राम कार्बन में 24 ग्राम, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल में 24 ग्राम क्या है? 24 ग्राम क्या है? तो 24 ग्राम हमारा क्या है? कार्बन है। अगर हम इससे आगे बात करें C2H5OH में हाइड्रोजन की मात्रा, तो इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी आएगी? 6 ग्राम। कितनी है? 6 ग्राम। और ऑक्सीजन की मात्रा C2H5OH में ऑक्सीजन की मात्रा, तो टोटल ऑक्सीजन की मात्रा कितनी आएगी? एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी आएगी? 16 ग्राम। तो ये वैल्यू हमारे पास है। मतलब जो एथिल अल्कोहल दिया हुआ है उस एथिल अल्कोहल में 3 तत्व हैं। पहला तत्व क्या है हमारा? कार्बन। दूसरा तत्व क्या है हमारा? हाइड्रोजन। तीसरा तत्व क्या? ऑक्सीजन। तो इस कंपाउंड में इनकी जो मात्रा दी हुई है, मतलब कार्बन की मात्रा 24 ग्राम है। 24 ग्राम कैसे है? कि 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और इन 2 कार्बन का मतलब है कि एक कार्बन का जो अणुभार होता है वो 12 होता है, तो 12 की मल्टीप्लाई हम 2 से करें कितना जाएगा? 24। इसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारा एलिमेंट 1 है और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। इसी प्रकार से हमने हाइड्रोजन की क्वांटिटी, जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को लिया। अब अगर इससे आगे की हम बात करें तो हमें एथिल अल्कोहल के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ कार्बन, भैया एथिल अल्कोहल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर, बोलो क्या होगा? कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगा C2H5OH में कार्बन की मात्रा बटे C2H5OH का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या है यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास, मतलब अणुभार, मल्टीप्लाई बाई 100, 24 इंटू 100 अपॉन कितना? 46 आएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 24,046, तो ये हमारा बैठ जाएगा 52.17%, 52.17%। अगर हम बात करें किसकी? कार्बन की मात्रा की, तो कार्बन की मात्रा हमारी कितनी आ गई? 52.17% आई है। इसी प्रकार से हम किसकी निकालेंगे? हाइड्रोजन की निकाल दो। C2H5OH में
हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या होगी, वही C2H5 में OH में किसकी मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा। अगर हम हाइड्रोजन की मात्रा की बात करें कितनी है, 6 बटे C2H5OH का अणु भार गुणा 100, ये आ जाएगा तुम लोगों का कितना बेटा, ये बैठ जाएगा 6 इंटू 146, तो ये हो जाएगा 600 बटे 46। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा आएगा कितना आ जाएगा हमारा, ये बैठ जाएगा 13.04%। अब 3 कंपाउंड थे, मतलब 3 तत्व थे, उन 3 तत्वों में से एक की क्वांटिटी कितनी आई 52.17%, दूसरे कितनी आई 13.04%। इसी प्रकार से हम या तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे, अगर हम फार्मूले से नहीं निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये दोनों तो परसेंटेज आई है, इन दोनों परसेंटेज को क्या करेंगे, इन दोनों परसेंटेजों को जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। अदरवाइज आप इस ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर बैठ जाएगी, कितना है इसका 16 इंटू 100/46, तो ये हो जाएगा तुम लोगों का ये अपॉन 46। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो टोटल मिला के आंसर आएगा वो हमारा 34.78%। तो एथिल अल्कोहल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, एथिल अल्कोहल में कार्बन की मात्रा होती है 52.17%, और C2H5OH में हाइड्रोजन की मात्रा है 13.04%, और एथिल अल्कोहल में कार्बन की मात्रा इतनी, ऑक्सीजन की मात्रा इतनी। तो टोटल मिला के जो हमारी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो उस क्वांटिटी में हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो कितने बैठ देंगे 100। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि अब जल है H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है कितनी होती है, मैथिल अल्कोहल में निकालनी है या एसीटोन, मतलब किसी भी कंपाउंड्स में निकालनी है, तो आप इसी सूत्र की सहायता से, जो मैंने सूत्र आपको बताया था, उस सूत्र की सहायता से किसी भी कंपाउंड के अंदर आप लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, आप लोग आसानी से प्रतिशत मात्रा की गणना कर सकते हैं। बाकी जो इनके क्वेश्चंस वगैरह हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगा, आप उसे होमवर्क में कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आपकी ये सांद्रताएँ होती हैं, विलयन की जो सांद्रताएँ होती हैं, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे बड़ी बात ये आती है, जो सांद्रताएँ होती हैं उन सांद्रताओं में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपको ये पहचानना है, सबसे पहला आपको ये पहचानना है कि कौन कौन सी इकाइयाँ आपकी ताप पर निर्भर करती हैं, कौन कौन सी इकाइयाँ आपकी ताप पर निर्भर नहीं करती हैं। और एक बात और है, जो इकाई ताप पर निर्भर करेगी, जो इकाई ताप पर निर्भर करेगी वो उसका जो यूनिट, मतलब उसकी किसी भी यूनिट में अगर आयतन आएगा तो वो ताप पर निर्भर करेगी, अगर आयतन नहीं आएगा तो वो ताप पर निर्भर नहीं करेगी। अच्छा, आयतन की कहानी क्या है, देखिए सांद्रता की जो बात है, सांद्रता की बात हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन अब केवल थोड़ी सी बात समझ लो क्या है। सांद्रता, जो विलयन की सांद्रता होती है, विलयन की जो सांद्रता होती है को प्रदर्शित करने की इकाइयां, ठीक। मेरे हिसाब से ये इकाइयां 2 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी है, अगर हम पहले की बात करें तो सांद्रता को मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूं। 2 भाग कौन कौन से, ध्यान से देखना। पहली वो होती है जो द्रव्यमान पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पे जो निर्भर करेगी
वो इकाई कभी भी ताप पर निर्भर नहीं करेगी। क्योंकि गर्म करने पर किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। और एक होती है वो जो आयतन पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बेटा? आयतन पर निर्भर करने वाली। जो यूनिट्स आयतन पर निर्भर करेगी वो यूनिट ताप पर निर्भर करेगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है और ताप कम करने पर आयतन कम होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आयतन पर निर्भर करने वाली जितनी भी इकाइयां हैं विलयन सांद्रता प्रदर्शित करने वाली, वो इकाइयां आपकी ताप पर निर्भर करेंगी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप पर निर्भर करती है, कौन सी ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो सिंपल सी बात है कि जो ताप पर निर्भर करेगी वो आयतन पर निर्भर करेगी, और जो द्रव्यमान पर निर्भर करेगी वो कभी भी ताप पर निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये वाली जो इकाइयाँ होती हैं वो ताप पर निर्भर करती हैं। और द्रव्यमान पर निर्भर करने वाली कौन कौन सी हो सकती हैं? पहली W/W प्रतिशतता, मतलब भार बटे भार प्रतिशतता। दूसरी आपकी होगी मोललता, और तीसरा आपका होगा मोल प्रभाज। ये वो इकाइयां हैं जो ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करती। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पहली आएगी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशतता, मतलब आयतन बटे आयतन प्रतिशतता। दूसरा है W बटे वॉल्यूम प्रतिशतता। तीसरा है तुम्हारी मोलरता, और चौथी आपकी होती है नॉर्मलता। तो ये वो यूनिट है जो ताप पर निर्भर नहीं करती, ये यूनिट वो है जो ताप पर निर्भर करती हैं, मतलब जिसके अंदर आयतन आएगा वो ताप पर निर्भर करेगा, ठीक है। इससे आगे की जो घटना है या इससे आगे की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो। आप इस लेक्चर की सहायता से किसी भी कंपाउंड में किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर और यहाँ से आगे की जो चर्चा हम करेंगे वो अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें करेंगे। धन्यवाद।